हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्राइटिस, जिसको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्राइटिस शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो नेफ्रो होता है, नेफ्रो जो है इसका मतलब नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब एक तरह से देखें तो किडनी जो है उसके लिए नेफ्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरा आइटिस होता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन होना। तो नेफ्राइटिस का सिंपल अर्थ यही है कि किडनी जो है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके अंदर इन्फ्लामेशन या किडनी में इन्फ्लामेशन, उस कंडीशन को ही नेफ्राइटिस कहा जाता है। अब ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वो कौन से पार्ट में हो रहा है या किडनी के कौन से पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसके आधार पर नेफ्राइटिस के टाइप दिए गए। उसमें एक तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ये सबसे कॉमन होता है। ये ज़्यादातर ग्लोमेरुलर पोर्शन जो होता है, जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क या गुच्छा जो होता है, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, रीनल ट्यूब्यूल जो होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहा जाता है। ठीक वैसा ही एक पाइलोनेफ्राइटिस होता है। ये जो रीनल पेल्विस जो होता है, जो कि फनल या कीप के आकार की संरचना होती है, उसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ये तो कहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके आधार पर टाइप हो गए। एक और टाइप होते हैं वो इसकी सिवियरिटी के आधार पर होते हैं। उसमें एक तो एक्यूट नेफ्राइटिस होता है। एक्यूट मतलब अचानक से होने वाला। तो जब सिम्टम जो होते हैं, मतलब लक्षण जो होते हैं, वो अचानक से प्रकट होते हैं या इन्फ्लामेशन सडन अचानक से हो जाता है तो उसको एक्यूट नेफ्राइटिस कहा जाता है। ये ज़्यादातर कोई ड्रग जो है उसकी टॉक्सिसिटी के कारण या ड्रग की एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं उसके कारण से हो सकता है। दूसरा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस जिसको कहा जाता है। इसमें इन्फ्लामेशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और लक्षण जो होते हैं वो शुरुआत में तो कम आते हैं, फिर धीरे धीरे लक्षण जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लामेशन जो है वो क्रॉनिक नेफ्राइटिस कहा जाता है। ये ज़्यादातर कोई सेकेंडरी डिसीज कंडीशन है या इन्फेक्शन है या किसी अन्य कारण से होता है। तो ये तो इसके टाइप हो गए। अब बात करते हैं नेफ्राइटिस जो है उसके कारण के किन कारणों से होता है। तो नेफ्राइटिस होने का पहला जो कारण है वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि कोई बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए, वो बैक्टीरिया ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है और वहाँ की जो कैपिलरी जो होती है उसको डैमेज कर देता है, और वो डैमेज होने के कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा जो है वो किसी टॉक्सिक जो है उसके साथ एक्सपोजर होने पर, मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है जैसे कि लेड है, कैडमियम है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर के माध्यम से ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और उसके बाद उस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, और वहाँ डैमेज होने के कारण से वहाँ पर WBC आ जाएगी और फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन उत्पन्न होगी। तो एक तो कारण ये हो जाएगा। तीसरा कारण जो होता है वो ऑटो इम्यूनिटी के कारण से भी होता है, एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन के कारण से होता है। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन मोलिक्यूल्स जो है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना देती है। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और वो डैमेज होने के कारण से भी नेफ्राइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो एक कारण तो ये हो जाएगा। एक कोई मेटाबॉलिक या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस जो है उसके कारण से, मतलब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन हो रही है जिसके कारण से एबनॉर्मल मेटाबॉलिक सब्सटेंस बन रहे हैं या वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, और ये वेस्ट मटेरियल जो है वो जाके किडनी के जो नेफ्रॉन जो है या ग्लोमेरुलर पोर्शन को डैमेज कर दे, तो उसके कारण से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया के कारण से भी कभी उत्पन्न हो सकती है, कि हाइपर कैल्सीमिया के कारण से कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रहेगा ब्लड के अंदर, और वो ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो ग्लोमेरुलर के अंदर डैमेज हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा, और वो डिपॉजिट होकर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज कर देगा, और उसके कारण से भी उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेन किलर। पेन किलर जो होते हैं मतलब दर्द निवारक गोलियां जो होती है, जैसा डाइक्लोफेनेक है, एस्पिरिन है, ब्रूफिन है, उसका अत्यधिक या ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण से ये पेन किलर जो होते हैं वो सीधा क्या होता है कि ब्लड के माध्यम से किडनी के अंदर पहुँचते हैं, और किडनी में पहुँचने के बाद ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर देंगे, और वो डैमेज करने के कारण से भी वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक वैसा ही अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने के कारण से भी, ये शराब जो है उसके टॉक्सिन जो बनते हैं या फिर उसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो भी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, और उसके कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा एक प्रोलॉन्ग थ्रोट इन्फेक्शन होता है, मतलब लंबे समय तक गले के अंदर इन्फेक्शन होता है, जैसा कि स्ट्रेप थ्रोट जो होता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण से होता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटीजन जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं
वो भी क्या करेंगे कि सीधा जाके ग्लोमेरुलर को डैमेज कर देते हैं और उसके कारण से भी किडनी फेलियर या किडनी डैमेज होने की संभावना हो सकती है, जिससे नेफ्राइटिस हो सकता है। तो ये तो कॉज या रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे जिसके कारण से नेफ्राइटिस होता है। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि आखिर में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता कैसे है। तो होता क्या है कि किसी भी कारण से या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या कोई केमिकल जो है वो जाके सीधा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो इसको डैमेज कर दे। डैमेज करने के कारण से या फिर इन्फेक्शन के कारण से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फिर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब जमा हो जाएंगे। वो जमा होने के कारण से ग्लोमेरुलर की कैपिलरी जो होती है वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने के बाद वहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर WBC आएगी और WBC आके वहाँ पर क्या कर देगी, उसको ब्लॉक कर लेगी। तो एक तरह से कैपिलरी जो है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा। कैपिलरी के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण से उसका जो मेन फंक्शन होता है फिल्टर करने का, वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं होगा। मतलब एक तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, जिसको GFR कहते हैं, वो कम हो जाएगी। जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, यूरिन का फॉर्मेशन जो है या यूरिन का निर्माण वो कम हो जाएगा। यूरिन का निर्माण कम होने के कारण से बॉडी से यूरिन जो है वो कम मात्रा में बाहर निकलेगी, जिसको ओलिगोयूरिया कहते हैं। यूरिन का निर्माण कम होने के कारण से बॉडी के अंदर वाटर जो है उसका रिटेंशन होगा और पानी की मात्रा बढ़ेगी। जिससे वाटर का रिटेंशन होगा, ब्लड के अंदर वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, मतलब पानी का दाब, वो बढ़ जाएगा। जिससे ये पानी जो होता है वो कैपिलरी से लीक होकर इस टिश्यू के बीच में जमा हो जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर एडिमा की कंडीशन होगी। साथ ही साथ फ्लूइड जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर या ब्लड वेसल्स में बढ़ने के कारण से उसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी हाई हो जाएगा। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या नेफ्राइटिस की कंडीशन जो है वो कैसे होती है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम जो है या कौन से लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होने पर क्या होगा कि ग्लोमेरुलर पोर्शन जो है वो डैमेज होगा, जिसके कारण अभी बात की थी जस्ट कि क्या होगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। और ओलिगोयूरिया होने के कारण से बॉडी से पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो वो पानी का रिटेंशन होगा और पानी के रिटेंशन के कारण से क्या होगा कि बॉडी के अंदर एडिमा या स्वेलिंग जो है वो हो जाएगी। स्वेलिंग जो होती है वो शुरुआत में तो फेस पे होती है, बाद में जाके लोअर लेग जो होते हैं, मतलब पैर, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। तो शरीर के अंदर सूजन होना पहला लक्षण होता है। दूसरा जो है वो वीकनेस और फटीग महसूस होगी, मतलब अत्यधिक थकान जो है वो लगेगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी जो है वो महसूस होगी। एक यूरिन जो होती है वो क्लाउडी हो जाएगी, मतलब यूरिन जो होती है वो धुंधली हो जाएगी या दूधिया कलर की हो जाएगी। दूधिया कलर के होने का कारण जो होता है वो क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है और उसके कारण से वहाँ से प्रोटीन का लॉस होता है। तो एक तरह से प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंस होने के कारण से यूरिन जो है वो क्लाउडी जो है या स्मोकी जो है वो हो जाएगी। तो एक लक्षण तो ये दिखाई देगा। अगला सिम्टम जो होता है वो हिमेचूरिया होता है। हिमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर RBC जो होते हैं वो प्रेजेंस हो सकते हैं। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण से कैपिलरी जो है वहाँ से ब्लड सेल जो होते हैं RBC वो निकलेंगे, वो निकल के यूरिन के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जिसके कारण से यूरिन जो है उसका अंदर RBC जो है वो प्रेजेंस रहेंगे, जिससे यूरिन का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर की या डार्क कलर की या रेड कलर की यूरिन हो जाएगी और उसी को हिमेचूरिया कहा जाता है। तो ये कंडीशन हो सकती है। एक पायूरिया हो सकता है। पायूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर पस का उपस्थित होना। इन्फ्लामेशन होगा, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पर पस का फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण से यही पस जो होते हैं वो यूरिन के अंदर प्रेजेंस रहेंगे, जिसके कारण से पायूरिया जो है उसकी कंडीशन हो सकती है। एक वेट गेन की कंडीशन हो सकती है कि वाटर जो है पानी उसका रिटेंशन होगा, जिसके कारण से पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और पानी की मात्रा बढ़ने के कारण से वजन जो है वो बढ़ सकता है। तो वेट गेन के सिम्टम दिखाई देते हैं। अगला सिम्टम जो होता है वो माउथ के अंदर अल्सर की कंडीशन हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन किडनी का काम होता है मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे नहीं, तो उनका रिटेंशन होगा। ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होंगे वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, जिसके कारण से ये क्या करेंगे कि सेल जो इसके चारों ओर का हेमोस्टेसिस जो है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। उसके कारण से माउथ के अंदर अल्सर जो है, मतलब मुँह में छाले, वो भी दिखाई दे सकते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको एजोटेमिया कहते हैं। एजोटेमिया का मतलब यही होता है कि एबनॉर्मली हाई ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द ब्लड, मतलब ब्लड जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है, जैसा कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उसका लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो इसको एजोटेमिया कहा जाता है।
तो एजोटेमिया भी होगा। एक ओलिगोयूरिया की कंडीशन जो है वो भी दिखाई देती है। एक यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि यूरिन का निर्माण जो होगा वो कम होगा। और यूरिनरी आउटपुट इसके अंदर एडल्ट के अंदर यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो 400 ml जो है उससे कम हो जाता है, या एक तरह से देखें तो 17 से 21 ml प्रति केजी प्रति आवर के हिसाब से होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा, तो उसी को ओलिगोयूरिया कहा जाता है। तो एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके कारण से कभी कभी फीवर जो है वो भी उसको आ सकता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा मिल सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 है तो उससे ज़्यादा जा सकता है, जिसको हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। तो ये भी कभी कभी इससे दिखाई देता है। एक इसके साथ ही उसको नोजिया है, वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया मतलब भूख जो है वो नहीं लगना है, तो ये सिम्टम जो है वो भी दिखाई देते हैं। तो ये तो हो जाएंगे नेफ्राइटिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं नेफ्राइटिस जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो नेफ्राइटिस जो है उसको डायग्नोस करने के लिए मेनली एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो ली जाती है। अगला किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला जो है वो KUB एक्सरे जो होता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर जो है उसका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के अंदर किडनी के अंदर स्वेलिंग जो है वो दिखाई देती है, तो एक तो ये भी डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी जो है USG वो भी करवाई जाती है। एक किडनी बायोप्सी करवाई जाती है। किडनी जो इसका थोड़ा सा टिश्यू लिया जाता है और उसकी लेबोरेटरी के अंदर हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल जाँच की जाती है, उसको किडनी बायोप्सी कहा जाता है। तो इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में पहला तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इसमें जो मेनली काम में ली जाती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम में लिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इसके जो सिम्टम जो हो रहे हैं उसको कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो मेनली इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करते हैं, साथ ही साथ WBC जो है उसका माइग्रेशन जो है वो भी कम करते हैं। तो एक तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करते हैं और इन्फ्लामेशन जो है इसको कम करते हैं। तो एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड काम में लेते हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो इसमें चलाई जाती है। एंटीबायोटिक थेरेपी मेनली इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। यदि पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है तो इसमें एंटीबायोटिक की थेरेपी जो है 6 मंथ तक चलाई जाती है, मतलब 6 महीने तक उसको एंटीबायोटिक जो है वो दिए जाते हैं, ताकि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए या शरीर से ख़त्म हो जाए। अगला, इसके अंदर पेन किलर जो है या एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो दिए जाते हैं, ताकि फीवर यदि आ रहा है या पेन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो दी जाती है। एक किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, तो उसके कारण से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो दी जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है, AC इनहिबिटर है, इत्यादि इसमें काम में लिए जाते हैं। अदर मैनेजमेंट के अंदर डायलिसिस जो होता है वो काम में लिया जाता है। डायलिसिस के बारे में भी हम डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायलिसिस किडनी फेलियर की कंडीशन जो हो रही है उसके सिम्टम को यदि नज़र आ रहे हैं तो उसको रिलीव करने के लिए डायलिसिस जो होता है वो काम में लिया जाता है। यदि किडनी फेलियर के सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो काम में लिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर हेल्दी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की किडनी जो है वो जो व्यक्ति जिसको किडनी फेलियर की कंडीशन हो गई उसके अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो ये सर्जरी जो है इसके अंदर काम में ली जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। लास्ट में बात करते हैं हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो किडनी रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो भी है उनका कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट या कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कॉमन डायग्नोसिस कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, तो एक तो पेन रिलेटेड टू स्वेलन और कॉन्जेस्टेड किडनी बन सकता है। दूसरा, एडिमा या इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। एक हाइपरथर्मिया, क्योंकि इसमें फीवर आता है इसलिए हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन हो सकता है। एक फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि इसमें फ्लूइड का रिटेंशन होता है, इसके कारण से फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस रिलेटेड टू फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। एक डायग्नोसिस जो है वो अल्ट्रा न्यूट्रिशनल रिलेटेड टू एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो हो सकता है। एक डायग्नोसिस जो है वो नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन बना सकते हैं। एक एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन जो है वो भी एक डायग्नोसिस बन सकता है। तो ये कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे जो इसके अंदर बन सकते हैं वो। तो ये था नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और डिसीज कंडीशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।